अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। कई साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस माजरत ये थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी थी कोई मेरे ख्याल में। हाँ, असल में आप मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है टाइम जोन भी बहुत मुख्तलिफ है, तो इस तरह के मसाइल आ जाते हैं बाज़ औक़ात। तो अ, आज असल में एक अहम मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और ये जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में हर आदमी पूछना चाहता है, रेहड़ी वाला भी पूछना चाहता है, वहाँ पे शॉपकीपर भी पूछना चाहता है, एक साइंटिस्ट भी पूछना चाहता है, पाकिस्तान में बैठे हुए जो साइंसदान है वो भी ये बात पूछना चाहते हैं। जो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना की शराकत के साथ अपने एक सेटेलाइट को फजा में भेजा है, बल्कि चांद के मदार के अंदर भेजा है। ज़ाहिर है चांद के मदार से भी मुराद ये है कि चांद के की फजा में भेजा है। तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, यानी आप समझते हैं ना, पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक लोग ये कहते हैं बहरहाल किसी दर्जे में काम तो हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं यार कि एक पख है, यानी एक चाइना को एक चीज पकड़ा दी यार, हमारा भी जाके वहां छोड़ देना और कैमरे से पिक्चर्स लेना आजकल कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मालूम है कि इससे ज्यादा अब तो बात खलाओं में चली गई है और ब्लैक होल्स की बात हो रही है। आपको तो टॉपिक ही यही है, आप इससे बात भी करते रहते हैं, और चूंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड आपकी सारी रिसर्च है और आप ज्यादा बेहतर कौन इस हवाले से बात कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल हुआ कि जरा आप इस पे हमारे लोगों को बताएं कि क्या ये बात कोई वैल्यूएबल है, ये जो सारी कहानी पिछले हफ्ते में चल रही है। अच्छा, इसमें ना आम बात जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो हमारी टॉप लेवल की लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने भी मुबारकबाद पेश की है साइंसदानों को। अब कौन साइंसदान है जिन्होंने इस पे काम किया है, और इस पे बहुत तफसील से हम बात करेंगे। खास तौर पे स्पार्कू का किरदार जरा बताइएगा कि जो पाकिस्तान में रिसर्च कहीं भी नहीं हो रही, अगरचे चंद जगहों पे रिसर्च हो रही है हसास अदारों के अंदर, लेकिन स्पार्को की क्या हैसियत है, क्या वहाँ वाकई भी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं या वो भी अदारा पीआईए की तरह एक बोगस अदारा है। तो ये सारी बातें जरा मैं कहता हूँ कि एक साइंटिस्ट की नज़र से अवाम को बताएं कि क्या ये चीज़ें वैल्यूएबल है या नहीं है। हम शुरू यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि चांद पे जाने की अहमियत क्या है, दुनिया में ये एक रेस क्यों चल रही है। रशिया ने अभी काम किया, इंडिया ने पिछले हफ्ते में एक अपने एक कामयाबी से एक चीज भेजी वहां पे। इसकी क्या अहमियत है उम्मत मुस्लिमा के लिए, ये क्या वैल्यू रखती है ये बात। जी बिल्कुल काई साहब। ये बेसिकली हम तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि इसके अंदर साइंस के अंदर जो जनरली अप्रोच होता है वो आउटकम बेस्ड नहीं होता। वो क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है। मतलब आपके सामने किसी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है या आपके सामने कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप परसू करना चाहते हैं तो फिर आप उसके अंदर रिसर्च करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बाज़ औक़ात आप ऐसे रिस्की आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं जिनके लिए अच्छी खासी मालियत भी चाहिए होती है। तो डेफिनेटली फिर आपको फंडिंग एजेंसीज की ज़रूरत होती है या फिर गवर्नमेंट के फंडिंग जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसकी ज़रूरत होती है, या फिर आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो ऑलरेडी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इन आइडियाज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया जाए कि ये कहाँ से स्टोरी शुरू हुई तो वो हमें थोड़ी पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी कि इस वक्त हम क्या करना बिल्कुल चाह दुरुस्त। रहे हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, या फिर पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल है। तो ये बेसिकली आई स्टोरी जो शुरू हुई थी ये 1957 में शुरू हुई थी जब रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट अर्थ के अराउंड वो लॉन्च किया था, भेज दिया था। और इससे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, कनाडा को दचका लगा था कि ये क्या हो गया। क्योंकि उस वक्त लोग तैयारी कर रहे थे कि लोग ये सोच रहे थे, स्पेसिफिकली अमेरिकन ये सोच रहे थे कि अमेरिका पहला मुल्क होगा जो कि खलाई किसी भी खलाई मिशन को भेजेगा। ये थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी क्लेरिफिकेशन कर देते हैं कि खलाई मिशन से क्या मतलब होता है। ये जनरली पहले तो सारा कुछ ज़मीन के ऊपर होता था, रिसर्च भी सारी ज़मीन के ऊपर होती थी। ऊपर जो चीज़ें होती थी वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल होती थी। जैसे कोपरनिकस के दौर में आपको पता होगा शम्स मरकज़ी और अर्ज़ मरकज़ी के दो नज़रियात थे जिसको अंग्रेज़ी में हीलियोसेंट्रिक या जियोसेंट्रिक कहते हैं। या मतलब कुछ लोगों का ख्याल था कि सारे जो अजराम फल्की हैं या सियारे हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। इसको फिजिक्स के अंदर जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दूसरा फिर कोपरनिकस आया था और उसके बाद फिर गैलीलियो आया था
और गलीलियो किसी के ऊपर सजा भी हुई, नज़रबंद भी हुए थे वो, कि उन्होंने यह नज़रिया पेश किया था कि नहीं, चीज़ ज़मीन के गिर्द नहीं घूमती बल्कि सूरज के गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। तो ये हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। तो ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें थी, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल टूल हमारे पास नहीं था कि हम खला के अंदर ऐसी कोई चीज़ भेजे। तो ये रूस था जिसने 1957 में भेजा था। तो स्टोरी वहाँ से शुरू हुई थी। फिर एक मशहूर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के सदर थे, उनकी एक स्पीच थी जो उन्होंने नासा के अंदर दी थी गालिबन, और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि मुझे इस दहाई के ख़त्म होने से पहले पहले नासा कामयाबी के साथ साइंसदानों को भेजेगा ऊपर खला में, चांद के ऊपर, और फिर वापस उनको जिंदा कामयाबी के साथ ज़मीन के ऊपर लाएगा। तो एक ठीक है। चैलेंजिंग टास्क था। और ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो नासा का मिशन था जिसको अपोलो 11 कहते हैं, अपोलो 11 के अंदर 3 लोग थे। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना है, बड़ा मशहूर, जो बच्चा बच्चा उनको जानते हैं, जिन्होंने चांद के ऊपर पहला कदम रखा। ये बेसिकली सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, ये 3 लोग थे। दूसरे बंदे का नाम बज अल्द्रीन था, और तीसरे बंदे का नाम माइकल कॉलिन था। तो ये ठीक 3 है। साइंसदान थे, या आप समझ लें कि उस वक्त एयरफोर्स के अंदर भी काम करते थे इसमें कुछ लोग। तो चूंकि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था, वो सीढ़ी से पहले उतरे थे, तो वो मशहूर हो गए। लेकिन बज अल्द्रीन भी उतर के उधर उन्होंने वॉक की थी, और यानी उसकी आप भी कहते वीडियो, हैं जो स्टोरी वो वाली है वो बोगस नहीं है, वो स्टोरी ठीक है, गए थे ये लोग वहां पे? वो स्टोरी वो वहां पर गए थे, और उसी के बेस पे ये इतनी सारी रिसर्च हो रही है, क्योंकि उधर कुछ इनिशियल सक्सेसेस मिली थी। डेफिनेटली हर उस चीज को इमेजिनेशन तस्वर किया जाता है जब तक लोग उसको खुद एक्सपीरियंस ना करें। लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी शायद किसी दौर के अंदर कहानी समझ रहे थे, लेकिन अब चूंकि मैं और आप बिल्कुल दुनिया के डिफरेंट कोनों के अंदर बैठ के, साउथ कोरिया और यूरोप के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो कि तस्वुराती चीज है, जिसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसका जी जी, इनकार भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, तो मैं सर में ये हिस्टोरिकल टच इसलिए दे रहा था कि हमारी जो स्पार्को की कहानी है ये अपोलो मिशन के साथ बहुत जुड़ी हुई है, अच्छा। और उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था और अब हम खड़े कहाँ पे हैं। और फिर हम उसके, जो आपने जिसका जिक्र किया कि इसके मुस्बत पहलू क्या है और उसके मजीद इम्प्रूवमेंट के पहलू क्या हैं, जिसको अमूमन तौर पर मनफी पहलू कहा जाता है, तो उसकी हम ठीक है। एनालिसिस एंड पे करेंगे। तो ये ठीक। ठीक अपोलो है। मिशन 1961 की अराउंड की बात है, और फिर क्या हुआ उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम साइंटिफिक एस्पेक्ट की तरफ भी स्विच कर सकते हैं कि क्यों लोग जाना जाना चाह रहे हैं चांद के ऊपर। जी 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 जी। तो ठीक है, इस पे जी, जरा ये जो आप कह रहे हैं ना कि दोनों का आपस में कनेक्शन है, पाकिस्तान के स्पार्को और अपोलो मिशन का आपस में कोई रब्त है जो आप बता रहे हैं, ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई सी बात है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को साइंटिफिकली एक बहुत ही इमेच्योर लेवल पे सोच रहे होते हैं ना। ज़ाहिर है बाहर की दुनिया में हम देखते हैं तो पाकिस्तान के हालात, वहाँ की साइंटिफिक रिसर्च को हम उस लेवल से ही देखते हैं, अभी तक पूरी दुनिया ऐसे ही देखती है। तो इसका क्या आप कहते हैं कि कुछ था पहले माजी के अंदर, पाकिस्तान किसी लेवल पे थोड़ा सा उसने जंप लिया था रिसर्च के हवाले से? इसकी स्टोरी ये है कि इसकी स्टोरी उन लोगों ने खुद बयान की है जो इस मिशन के अंदर थे, शुरू में पायोनियर थे एक किस्म के। पाकिस्तान के स्पार्को को समझने से पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद को समझना होगा। 1956 में इसकी बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। हालांकि इंडिया अच्छा। के एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद 1947 में ही रखी गई, जब वो एक ठीक है। किस्म के आज़ाद हुए या पार्टीशन हो गई। और ठीक है। उस वक्त फिर अब्दुल सलाम उसके अंदर, उनका बड़ा रोल था, वो की फिगर थे उसके अंदर, और चूंकि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी मेंबर थे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जब जॉन एफ कैनेडी ने तकरीर की जिसका मैंने जिक्र किया रूस के ऐलान के बाद, तो उस वक्त वो सर्वे कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, क्योंकि जब आप कोई इंसानों को ऊपर भेजते हैं तो ये बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि इसके ऊपर जी। टेक्नोलॉजी भी आपको हाई क्वालिटी चाहिए, आप फिर उसके लिए मुनाफा भी आपको, वो सारे मालियत भी वो चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सर्वे करना शुरू किया, रिसर्च। तो उनका कहना ये था, अयूब खान गए थे ऑफिशियल विजिट पे गालिबन 1961 में अमेरिका, और उस वक्त अब्दुल सलाम जो थे वो उनके साइंटिफिक एडवाइजर थे। ठीक है। तो अब्दुल सलाम की मुलाकात हुई नासा के डायरेक्टर के साथ, और नासा के डायरेक्टर ने कहा कि इस तरह हमारा ये टारगेट है, इस दहाई के ख़त्म होने से पहले जिस तरह प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन है कि हम बंदे भेजेंगे। तो लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये इंडिया का रीजन है, ये हमारे लिए ब्लैक होल ऑफ डेटा इसको वो कहते थे, कि यहाँ पर इस रीजन का हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है, विंड स्पीड क्या है,
ऊपर आयोनोस्फीयर के अंदर क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें इस रीजन से, इंडिया, पाकिस्तान और ये जो सारा इर्द गिर्द का रीजन है, इधर से ठीक हमें है, कोई ऐसा मुल्क चाहिए जो वॉलंटियरली साइन अप करे और एग्री हो। सारा कुछ हम उनको इंस्टॉल करके देंगे। बस शर्त सिर्फ ये होगी कि वो जो रॉ डेटा इकट्ठा करेंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे। ये उनकी ठीक है, शर्त। ठीक है। तो उस वक्त अब्दुल सलाम ने फिर वो उनसे अप्रूवल लिया अयूब खान से, और आई थिंक फिर स्पार्को की डायरेक्ट फंडिंग नहीं हुई थी। स्पार्को को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो 1956 में बना था, जी, जी। उसकी तरफ से कुछ सब फंडिंग जो है वो स्पार्को में जाती थी उस वक्त। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इसका आगाज हुआ था। और बलूचिस्तान से आपको याद होगा कि लोग सोमियानी मिशन उसको कहते हैं, सोमियानी के अंदर बलूचिस्तान में एक जगह थी, वहां से उन्होंने पहला रॉकेट भेजा था, और उसके अंदर उन्होंने फिर सोडियम हवा के अंदर छोड़ के और फिर कैमरे जगह जगह लगाए थे ताकि उसके जरिए तस्वीरें कैप्चर करके देखें। बहुत सारी तस्वीरें वो लेंगे। प्लान ये था, और फिर उस तस्वीरों से वो विंड स्पीड कैलकुलेट करेंगे कि इस रीजन के अंदर विंड स्पीड क्या है। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम था। तो आप समझ लें कि स्पार्को का ओरिजिनल आइडिया पाकिस्तान का नहीं था। स्पार्को का ओरिजिनल आइडिया जो है वो यूएस का जो मेगा प्लान था, जिस तरह अभी जी, जी। चाइना का चैंग 6 मेगा प्लान है, लेकिन पाकिस्तान का उसके अंदर एक रोल है। तो इसी तरह ये एक बड़ा प्लान था और उनको डेटा चाहिए था, और उन्होंने सारा कुछ पाकिस्तान का इंस्टॉल करके दिया। और अभी जो पाकिस्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो टोटली इसी टेक्नोलॉजी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल, ताकि हवा के अंदर स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जा सके। काहेल तक किस सन की बात है ये जो अभी बात कर रहे हैं आप? ये 1956 की है? 1962 में, 62, 61, 62 के अंदर आई थिंक स्पार्को की बुनियाद रखी गई थी। और जी। उस वक्त अमेरिकन ने इन सारे लोगों को ट्रेन किया था। आप उन लोगों की कहानी सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके अंदर। तारिक मुस्तफ़ा साहब थे, डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, और उनको फिर स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के अंदर वो इन्वॉल्व थे। और इसके जितने भी लोग थे उनको अमेरिका ने ट्रेन किया था, और ये सारा प्रोग्राम उन्होंने उनको लॉन्च करके दिया था स्पार्को का। और ये अच्छा, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बेसिकली वहां से आई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, जो अमेरिका ने अभी, नासा ने जो काम किया है पूरी दुनिया में, यूं समझें कि दुनिया का रुख ही बदल दिया है ना इस सेटेलाइट टेक्नोलॉजी ने। तो उसमें गोया कि शुरू में पाकिस्तान का किसी लेवल पे बड़ा अच्छा किरदार था, जो आप जिस तरह बता रहे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मेरे ख्याल में अब हम इसकी तरफ आते हैं कि लोग जाना क्यों चाहते हैं। हैं। जी, जी, क्योंकि उस बिल्कुल। सवाल के और चांद पे ये ही हर मैं, बंदे। चांद पे ही बस, वरना तो और बहुत से सियारे हैं ना, मरीख भी है और बिल्कुल। बाकी। लेकिन चांद का ही क्यों एक क्रेज है, दुनिया पूरी इस पे जाना चाहती है? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर कुछ दो तीन चीजें हैं जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड हैं, और जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। जियोपॉलिटिकल का मतलब ये है कि अगर आपके पास साइंटिफिक पावर आ जाती है तो आप कैसे दुनिया को डिक्टेट कर सकते हैं, या दुनिया की जो ताकत है, सियासी ताकत है या मुआशी ताकत है, वो आपके पास आ जाती है। ठीक तो है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर बड़ी स्टेब्लिश रिपोर्ट्स भी है कि जमीन के ऊपर, जाहिर बात है आप भी एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं ये अनलिमिटेड नहीं है। ये एक दिन ख़त्म होने हैं, और इसके बारे में बातें हो रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं चूंकि लो टेम्परेचर फिजिक्स पे काम करता हूँ, हम चीज़ों को तकरीबन एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब करीब, एब्सोल्यूट ज़ीरो तो अचीवेबल अभी तक नहीं है, ना किसी ने अचीव किया है, लेकिन उसके करीब करीब तक लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जी, हम लो टेम्परेचर फिजिक्स स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर अगर हीलियम इस्तेमाल करते हैं, उमूमन अगर 77 केल्विन तक जी। कूल डाउन करना हो। 77 केल्विन का मतलब ये है कि तकरीबन आप समझ लें -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो अगर इतना किसी चीज को ठंडा करना हो तो नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है। फिर अगर तकरीबन -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना हो किसी चीज को, तो फिर हम हीलियम 4 का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक और आइसोटोप है हीलियम का, जिसको हीलियम 3 कहते हैं, और उसके जरिए हम चीजों को 0.3 केल्विन तक कूल डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है। हम बेसिकली अपने तजुर्बे में भी हीलियम 3 और हीलियम 4 इस्तेमाल करते हैं। हीलियम 3 हर तजुर्बे में नहीं करते, लेकिन हीलियम 4 तकरीबन हर एक में करते हैं। ये दोनों हीलियम के ही दो मुख्तलिफ किस्म है, जिसको ठीक है। आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है। तो अब हीलियम 3 की कुछ खसूसियात बड़ी दिलचस्प है जो हीलियम 4 से मुख्तलिफ है। वो पूरा अपना फुल सेमेस्टर कोर्स है, जी, जी। या अगर आप उस पर लाइव करेंगे तो वो मेरे ख्याल में हफ्ते तक चलेगा। चले, साइंटिफिकली हम इसको देखेंगे बहुत डेप्थ में जाके। अब जो साथी हाँ हमारे साथ बैठे वो, उनको सिर्फ ये थोड़ा आइडिया दीजिए साइंटिफिकली जी जी कि भाई क्यों जी इम्पोर्टेंट है जी चांद पे जाना। जी, जी। जी। मैं
मैं इसको सिर्फ हीलियम 3 का इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपको बताऊं कि हीलियम 3 के अगर आप 1 ग्राम हीलियम 3 खरीदना चाहें 1 ग्राम, तो $1400 इसकी कीमत है। और इसका मतलब है कि अगर आप 1 किलोग्राम हीलियम 3 खरीदना चाहें तो $1.4 मिलियन आपको खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा। तो हाँ, ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना है या हीलियम 3 के जरिए से आप पावर सेक्टर को भी चला सकते हैं, और अगर आपके पास 100 किलोग्राम हीलियम 3 हो तो कहना जी यह है कि 100 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उसका आप रन कर सकते हैं 1 साल तक, और फिर भी हीलियम ठीक है। 3 रहेगा आपके पास 100 केजी ये हीलियम 3 से। एटॉमिक एनर्जी तो से भी ज्यादा मौसर आप कह रहे हैं ये चीज है? जी जी बिल्कुल, मतलब ये अच्छा। उसी की कंटिन्यूएशन है। तो एक तो इसके नेचुरल रिसोर्सेज है हीलियम 3 के, ठीक है। कि आप इसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन उसका मसला ये है कि आपको 100 हीलियम 3 मिलेंगे अगर आप 1 बिलियन मिनरल्स की खुदाई करेंगे या उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये ठीक है। बहुत थोड़ी मिकदार ठीक है। है। दूसरा तरीका इसका न्यूक्लियर रिएक्शन है कि ट्रीटियम के ज़रिए से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। लेकिन वो चूंकि अब ठीक न्यूक्लियर है। वेपन्स के ऊपर दुनिया में बैन लग रहा है या लगना शुरू हुआ है, और उसके इस्तेमाल के रोकथाम के हवाले से एफर्ट्स चल रही हैं। आपको पता ठीक है है। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम गिराए थे उसके बाद से ये एफर्ट्स चल रही हैं। तो जाहिर ठीक है। बात है वो सप्लाई भी लिमिटेड होती है और वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और रिस्की भी है। ठीक है। तो चांद के ऊपर हीलियम 3 बड़ी तादाद में है। तो एक तो अच्छा। हीलियम 3 की कहानी हो गई जी, चांद के अच्छा, ऊपर है। और यानी ये ये आप सोच सिर्फ एक दावा है या ये चीज प्रूव हो चुकी है कि चांद पे हीलियम 3 जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर है? इसकी कुछ साइंटिफिक चीजें हैं कि जैसे मैंने कहा हीलियम 3 और हीलियम 4 की जो डिफरेंस है दोनों का, कि हीलियम 4 मैग्नेटिक है। इसको ठीक साइंस है। की जबान में कहते हैं कि हीलियम 3 फर्मियान है और हीलियम 4 जो है वो बोजान है। उसकी अलग पूरी फिजिक्स से थ्योरी है कि उनके अंदर क्या फर्क है। लेकिन खुलासा ये है कि ज़मीन की अपनी एक मकनातीसी फील्ड है, और जब कोई दूसरी मैग्नेटिक बॉडी इसके करीब आती है तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करती है। तो सन से ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको रिपेल कर देती है। तो एक तो ज़मीन के अंदर ये है, लेकिन कुछ जगहों पे है कंसंट्रेटेड, हर जगह नहीं है फैला हुआ। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये है कि निकालने का मैकेनिज्म एक तो कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड है, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। आपने देख लिया कि एनवायरनमेंट के क्या इम्पैक्ट अभी पड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सैलाब आए हैं और जनरली जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है। वॉइस का प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर चांद के ऊपर हम करेंगे तो अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं भी है तो सो व्हाट, हम उधर तो नहीं रह रहे सही। अभी तक, मतलब ये एक इसका एक जी जी, एस्पेक्ट है। ऐसा ही है। हाँ, तो ये बेसिकली एक ये वजह है। दूसरा रेयर अर्थ्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिसको उर्दू के क्लासेस में हमने पढ़ा दौरे जदवल, जिसके जी। अंदर के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो एक दो ग्रुप्स हैं उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। वो आप समझ लेंगे हर जगह वो इस्तेमाल होते ठीक। हैं। लेंथेनाइड एंड ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। उसके अंदर आप लेंथेनम, आप मटेरियल साइंस में काम करते हैं, आपको आइडिया होगा जी जी। कि जो लेंथेनम है ये ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होते हैं। आप गाड़ी उठाएंगे तो गाड़ी की जो बैटरियां हैं, जो जो गाड़ियां बैटरी से चलती हैं, उसके अंदर 10 to 15 केजी लेंथेनम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, डिस्प्लेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और ठीक है। तकरीबन हर जगह इन इन तो रेयर अर्थ को इसलिए रेयर अर्थ कहते हैं कि ये अर्थ के अंदर, बड़े अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत रेयर पाए जाते हैं। ठीक तो है। और दूसरा ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इनकी जो एक्सट्रैक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो ठीक है। अभी जो सबसे ज्यादा जो मुल्क कर रहा है वो चीन है, जो जो तकरीबन कहा जाता है कि 90% रेयर अर्थ्स को वो दुनिया को सप्लाई करता है। अच्छा, वो जमीन से हाँ जी, निकालता है या कहीं और से लेके आता है? वो इसी तरह जमीन से ही करते हैं। अच्छा, तो लेकिन है वो बहरहाल मुश्किल है जरा वो निकालना उसको। मुश्किल भी, और दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो चूंकि इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ मुल्कों के, यूरोप और अमेरिका इसलिए नहीं करवा रहे कि एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग है। तो ठीक है। तो इस वजह से आप समझ रहे कि अगर रियर अर्थ का कंट्रोल आपके पास आ गया तो दुनिया की मार्केट का आपके पास कंट्रोल आ गया, जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो सारी उसके बेस पे है। और जब आपके पास मार्केट के का ट्रेंड आपके हाथ में आ गया तो मार्केट का ट्रेंड सेट भी फिर आप कर सकते हैं, और फिर जाहिर बात है सियासी कुव्वत तो उसके पीछे पीछे आती है हाँ, सारी। जरा ताकत की जंग है ना सारी। तो जिस तरह आप फरमा जी रहे, अच्छा ये बताएं कि ये जो रेयर जो आप बता रहे हैं, जिस तरह खास तौर पे आपने हीलियम 3 का बताया, तो आप ये कह रहे हैं कि जो चांद के ऊपर जो है ये इसकी बड़ी मिकदार मौजूद हो सकती है, इम्कानात इसके बारे में आ, हैं? जी इस चांद के अंदर ये है कि ये स्कैटर्ड है सरफेस के ऊपर,
और दूसरा इसका वो एनवायरनमेंट वाला फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो एक पहलू है जो मैंने चांद के ऊपर बताया। हम चूंकि वो डिस्कस कर रहे थे कि चांद पे लोग क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक तो उसके ये है। डिफरेंट पहलू है। ये उसका एक पहलू है, रेयर अर्थ और हीलियम। ठीक तो है। ये जाहिर बात ये डोमिनेंट फैक्टर है, और इसलिए आपको इसके अंदर अब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं नजर आएंगे कि गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको कई सारे प्राइवेट फर्म, स्पेस का जो एक मिशन है जो एलन मस्क है जिसने एलन अभी मस्क ट्विटर का जो खरीदा मिशन है, है। आपको जी पता है जी। वो अपना स्पेस मिशन चला रहा है। तो अब इसके अंदर जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, और ये सिर्फ बात अब किसी गवर्नमेंट के फंडिंग प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब हर किसी की ये एफर्ट है। हाँ, जिसके पास अरबों डॉलर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो ज़ाहिर है इसमें कोशिश करेंगे कि ऊपर जाने की। जी। ठीक है। तो अच्छा चांद, अच्छा इसके ये बात आप इसको समराइज कीजिए कि यानी बहरहाल हर एक मुल्क के लिए या जो ऐसे कंट्री के लिए जो पावर में आना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो चांद पर चला जाए। देखिए दो चीजें हैं। मैंने आपके साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि मैं और आप, हम अगर साइंस के तालिब इल्म है और हम क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च कर रहे हैं और हमारे सामने सवाल की अहमियत है कि इस सवाल के परसू के अंदर हम किसी नेचर के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है ये ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि जहां अगर किसी तीन चार लोगों के इंटरेस्ट एक जगह पे आपके ओवरलैप होंगे तो वो इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हैं। आपको ठीक पता है। है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक सेल इन्होंने किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है और किस दौर में हुई है, जब दूसरी जंग अजीम का जमाना था, ठीक पहली और दूसरी है। जंग अजीम का। ठीक है। जाहिर बात है साइंसदान तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन थे, वो तो न्यूक्लियस को समझना चाह रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट के पैसे आना शुरू हुए, क्योंकि पॉलिटिशियंस का उसके हवाले से विजन डिफरेंट था, वो इसमें नहीं थे इंटरेस्टेड कि आप न्यूट्रॉन को समझें, क्वार्क्स को समझें, प्रोटॉन को समझें, हमें इससे क्या सो व्हाट। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट था कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी से हम बॉम्ब बना सके तो हम किन किन को काबू कर सकते हैं, और इसी ने अमेरिका को नाकाबिल तस्खीर बनाया था। आपको पता है 1945 3 अगस्त को एक बम और 9 अगस्त को दूसरा बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया गया। ऐसा ही है। तो जी। ये बेसिकली ये बेसिकली ये डिफरेंट एस्पेक्ट है कि मैं और आप, मेरे और आपके लिए जो पैसे देगा, हम क्यूरियोसिटी ड्रिवन, हम समझना चाह रहे हैं कि मून के ऊपर चीजें कैसी हैं। हमें पता है कि ग्रेविटी 6 टाइम कम है, तो हम देखना हम्म। चाह रहे हैं कि उधर फिजिक्स के लॉस कैसे चेंज होंगे या ठीक है। चीजें कैसे डिफरेंट। हम्म। आपको पता है कि वहां पर जो एयर का प्रेशर है वो 10⁻⁻15 एटमॉस्फेरिक है, जी। बहुत बहुत छोटा है। आपको पता है हम अपने एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रा हाई वैक्यूम उसको कहते हैं जिसमें हम 10⁻⁻6 अच्छा -7 तक। आपने तो पूरा प्लान कर लिया वहाँ लैब बनाने का। पूरा। हाँ हाँ, हाँ, आप समझ लें कि ये मतलब जी जी। उधर ये पूरा एक अलग एरिया है इसके रिसर्च के हवाले से कि ठीक साइंटिफिक है। रिसर्च क्या हो सकती है। ठीक लेकिन है। जाहिर बात है ओवरलैप की मैंने बात की कि गवर्नमेंट के साथ ये उस ओवरलैप इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रही है, और फिर ये देख रही है कि मुल्क खुशहाल होगा और फिर उसके साथ साथ दुनिया की ताकत उनके हाथ में आएगी। यानी दो चीजें हो गई। एक तो हीलियम 3 की बात आ गई जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपने ये कहा कि जो रिसर्च के पहलू हैं वो बहरहाल दुनिया क्यूरोसिटी होती है कि वहां जाके देखे कि क्या सिचुएशन चलेगी। तीसरा ये ताकत, जी यानी एक ऑटोमेटिकली एक ताकत का, एक नफ्सियाती तौर पे ताकत के गलबे का उसूल है जो जिसके लिए दुनिया उस तरफ जा रही है। ये तीन पहलू जो है आपने जिक्र किए बुनियादी तौर जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके ये तीन बड़े पहलू हैं, और ये पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे हैं। अगर आप किसी सियासतदान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं तो आप इसलिए करेंगे कि आपको आउटकम्स नजर आ रहे हैं, और पे। अगर ठीक आप है। साइंसदान हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि मुझे तो पैसे जो भी देगा तो मैंने रिसर्च तो करनी है और ठीक मैंने है। नेचर को अंडरस्टैंड करना है। तो ये ठीक है। बेसिकली इस तरह से मैकेनिज्म है इसका। अच्छा अभी हम अभी इस पे आते हैं। चले, ये तो बड़ा एक समराइज हो गई बात ना कि वहाँ पे लोग क्यों ट्राई कर रहे हैं। आप बताइए कि जो इंडिया ने जो अपना मिशन भेजा और जो पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट भेजा, तो इसमें कोई किसी हद तक इश्तराक है? हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ कम्पीट करने जा रहा है इस शोबे में, या ये बहुत पीछे है पाकिस्तान अभी इस हवाले से? कोई थोड़ा सा इस पे कमेंट अम, कर दीजिए। हाँ, अगर आप चंद्रयान 3 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब सादा अल्फाज के अंदर। ठीक है। अम, खुलासा ये है कि आपको फिर हर पैरामीटर को देखना पड़ेगा कि क्यों कंपैरिजन नहीं है। ठीक देखें है। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका जो सालाना बजट है वो $1.9 बिलियन है, ठीक है। 1.9 बिलियन डॉलर। ठीक है। पाकिस्तान के जो स्पार्को की फंडिंग है वो $26 मिलियन है। ये कुछ भी नहीं है तो उसके मुकाबले में। कुछ भी नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि ये नहीं कि शायद मैन पावर का मसला है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ये प्रोग्राम शुरू किया था और फिर लोग ट्रेन हुए थे नासा के थ्रू, तो उन्होंने एक चीज
की भी है, और फिर जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ग्राउंड टू एयर वाली टेक्नोलॉजी दी थी मिसाइल्स की, पाकिस्तान ने उसको ग्राउंड टू ग्राउंड भी बना दिया है। और अभी जितनी आपकी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि ये स्पार्को के बाद से ये स्टोरी शुरू हुई है कि पाकिस्तान ने इस रिसर्च को हल्का सा डाइवर्ट करके डिफेंस पर्पसेस के लिए शुरू कर दिया। तो इसलिए अभी स्पार्को भी तकरीबन उनके अम्ब्रेला के नीचे आती है। तो ये चूंकि उस तरह से स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद सच कोई खातिर खा उसके अंदर एडवांसमेंट नहीं हो सकी। लेकिन इंडिया का जो मिशन है चंद्रयान 3, उसके कुछ यूनिक एस्पेक्ट हैं। पहला यूनिक एस्पेक्ट तो ये है कि जितने मिशन भेजे जा चुके हैं अभी तक चांद के ऊपर, उसके अंदर साउथ पोल के ऊपर लैंड करवाना मुश्किल था। उसकी कई वजह थी। आपको पता है कि जो चांद का टेम्परेचर है वो बहुत सीवियर है। एक तो प्रेशर का एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि बहुत लो है वहां पर प्रेशर इर्द गिर्द हवा का। दूसरा, वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत वाइडली फ्लक्चुएट करता है। तो आप ये समझ लें कि दिन के वक्त वो जाता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो अगर सरफेस के ऊपर कोई पानी होगा तो वो उड़ जाएगा दिन के वक्त। रात के वक्त टेम्परेचर जाता है -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर हम्म। कोई चीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो बर्फ बन जाएगी। बर्फ बन जी। जाएगी। तो लेकिन अब चांद के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि चांद का एक तरफ जो है वो कॉन्स्टेंटली जमीन की तरफ रहता है। हम चांद का एक ही साइड देख रहे हैं, हम चांद के दूसरे ठीक साइड है। नहीं देख रहे। अच्छा, उसकी ये जो वजह ये चांद नहीं मूव करता है जमीन को कि हर सीमा से नजर आए? करता है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है, इसको सिंक्रोनस मोशन कहते हैं, सिंक्रोनस रोटेशन। क्योंकि चांद जिस तरह रोटेट कर रहा है इसी तरह चांद स्पिन भी कर रहा है। तो ठीक है। उसकी जो स्पिनिंग टाइम है 27 डेज, और उसकी जो रोटेशन टाइम है वो दोनों 27 डेज है। तो ठीक है, इसलिए हम 27 डेज। चांद का जी, तो इसलिए हम चांद का दूसरा साइड देख ही नहीं पाते, हम उसका सिर्फ एक साइड देखते हैं ऑल द टाइम। ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो आप कह रहे हैं कि वो अंधेरे में है, और इंडिया ने फर्स्ट टाइम वहां पे उतारा है अपने चंद्रयान 3 जो है। जी जी, उसके अंदर कुछ चीजें, कुछ एरिया तो उसके सन को एक्सपोज होते हैं, और अगर वो सन को एक्सपोज हो रहे हैं तो आप समझ लें कि अगर 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां पर टेम्परेचर जाते हैं तो कोई पानी नहीं है। लेकिन एक तस्वर है जिसको क्रेटर्स कहा जाता है। क्रेटर्स ये होता है कि जो बाहर से अजसाम होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो जब जी आके चांद के सरफेस को कोलाइड करते हैं जी जी। तो उधर डस्ट की एक लेयर होती है, इसको साइंटिफिक जबान में लिगोरिथ कहा जाता है। तो ठीक है। लिगोरिथ के ऊपर जब कोई हेवीली मूविंग ऑब्जेक्ट आके स्ट्राइक करता है तो वो उधर जी। होल बना देता है। ठीक है। ठीक है। तो उस होल की वजह से कुछ हिस्सा, कुछ जो मिट्टी समझ लें या जो मटीरियल है वो बाहर आ जाता है, और उधर एक डिच या खंदक टाइप चीज बन जाती है। ठीक है। और साइंसदान ये सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ हुए थे कि उन्होंने इंटेंशनली कुछ जगहों के ऊपर चीजें हिट करवाई हैं, चांद के क्रैश ठीक करवाए है। हैं कुछ हिस्से, और फिर उधर से जो पीसेस उठे थे उसको उन्होंने एनालाइज किया, और वहां से उनको पता चला है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी है कुछ पीसेस के अंदर। और ठीक है। वहां से उनको पता चला कि जब ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब पानी की भी मौजूदगी हो सकती है। ठीक है। तो अच्छा, अब चंद्रयान 3। पानी, जी जी जी। अच्छा, मैं जी पूछना चाह। मैं जी जी, आप बात कंप्लीट कर दीजिए। जी मैं चंद्रयान 3 की तरफ आ रहा था, उसको कनेक्ट करने के लिए सारा पर्सपेक्टिव के। जी जी। चूंकि इंडिकेशन मिले हैं कि पानी की मौजूदगी हो सकती है चांद के ऊपर, तो अब उसको कंफर्म करना है। उसको कंफर्म करने के लिए कुछ जगह ऐसी हैं कि जैसे जैसे कोई जमीन के ऊपर भी अगर आप देखें कोई बड़ा कुआं है गहरा, या कोई ठीक खंदक है। है बहुत ठीक गहरा, है। तो अगर आल दो जमीन के ऊपर सूरज पड़ता भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कुएं के अंदर तक सूरज की शुआएं जाएं। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। चांद के ऊपर ऐसे हिस्से हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े ट्रेंचेस हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। तो इसलिए साइंसदान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वहां पर कोई पानी पड़ा है तो वो ट्रेप हुआ होगा, क्योंकि -230 डिग्री सेंटीग्रेड में वो एज इट इज है, आइस की तरह या फिर पानी की शक्ल में या ह्यूमिडिटी की शक्ल में। उसको कंफर्म करने के लिए वहां पर लैंडिंग करना, उन हिस्सों के अंदर स्पेसिफिकली लैंडिंग करना, ये ट्रिकी था, मुश्किल था ठीक है। इन बड़े बड़े खंदकों और क्रेटर्स की वजह से। तो चंद्रयान 3 ने असल में उधर लैंडिंग करवाई है, और ये चंद्रयान 3 की एक्सेप्शन है बाकी मिशन से, ये डिफरेंस है ठीक उनका। है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। देखिए, आपके सवाल के बाद ना आपने कहा कि कंपैरिजन नहीं है, उसका जो बजट है वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और पाकिस्तान का बजट बहुत कम है स्पार्को का। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि मतलब अब हम क्या करें, हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन दूसरा बताइए कि
पाकिस्तान के इदारे ना, जिस तरह आपके पास सीआईए है या जो भी स्टील मिल है, जो भी इदारे हैं ना, वो बोगस है ना, आपको मालूम है सारी बात का कि क्या उनके हालात है। तो स्पार्क को आप समझते हैं कि वहाँ उन्होंने जो वहाँ सिलेक्शन की हुई है, कम से कम दर्जे में ऐसा है कि वहाँ पर लोग बैठे हुए, अगर उनको फंड दिया जाए तो काम करेंगे? क्या आप इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं? मैं कहूँगा इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। अगर आप स्पार्क के ऊपर बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि 1962 से एक चीज़ शुरू हुई, तो सवाल ये है कि अभी आप इधर क्यों हैं, इस तो ये पोजीशन में सवाल क्यों हैं? अभी यही मैं तो आपसे बहुत पूछना आगे। चाह रहा हूँ, हाँ, ये उसके बहुत दोनों एस्पेक्ट पे बात आगे कीजिए होना जरा। चाहिए, बिल्कुल। तो इसका एक एस्पेक्ट, इसके अच्छे पहलू तो ये हैं कि पाकिस्तान में किसी भी कभी अहम इशू के ऊपर इतनी आवाम के अंदर डिस्कशन नहीं हुई जितनी कोई गैर ज़रूरी इश्यूज के ऊपर होती है। तो कम अज कम इससे मैं ये समझता हूँ कि कम अज कम मीडिया के ऊपर एक चीज़ आ गई है कि जी पाकिस्तान ने भी किसी मिशन के अंदर अपना कोई पुर्जा भेजा है, तो कम अज कम लोगों ने साइंस के बारे में बात करना शुरू की है। तो ये आप हाँ, समझ लें ये कि बढ़िया बात है। हबस के अंदर थोड़ी सी ताज़ा हवा शुरू हुई है, उसका झोंका आया है। तो अब इसको केश किया जाए, केश इस तरह किया जाए कि साइंसदानों को बुलाएं, टीवी स्क्रीन के ऊपर बिठाएं, बच्चों के अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करें, क्योंकि अगर आपको मुस्तकबिल के अंदर साइंसदान चाहिए तो आपने बचपन से उनके अंदर ये मादा करना है। आपको कोरिया के अंदर है, आपको पता है कि साइंस कम्युनिकेशन और बच्चों के अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के हवाले से कितनी फंडिंग होती है और कितना पैसा खर्च होता है, ऐसे ही कितने है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और ऐसे ही मैं है। खुद इधर यूरोप के अंदर इस हवाले से जितना कुछ हो रहा है, तो फिर आप देख भी लें कि जो उनकी जनरेशन आती है न्यू, उनकी जो साइंटिफिक थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है बाकी ममालिक से। तो ये इसका एक मुस्बत पहलू है कि नॉन इश्यूज की बजाय किसी इशू के ऊपर बात होना शुरू हुई है। अच्छा, एक बात सियासत आप को छुपा रहे हैं ना, एक बात आप छुपा रहे हैं। देखिए, आप अपने, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पार्कों में जो लोग बैठे हैं वो बोगस अदारे की तरह का अदारा है, या वहाँ भी साइंसदान बैठे हुए हैं? अब मैं अब उसकी तरफ आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जाहिर बात है कि आपने खुद एहतसाबी भी करनी है, ठीक है, आपने एक छोटा सा डिवाइस बना लिया। सवाल ये है कि आप इंडिपेंडेंट मिशन अभी तक क्यों नहीं चला सके, हम्म। मतलब उसकी वजह क्या है? अगर आप कहते हैं कि सिर्फ उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ठीक तो है। अगर आप यूरोप की तारीख उठाएंगे तो यूरोप की तारीख में, अगर आप ये पूरा अलग से, असल में पूरा सेशन है कि इसके ऊपर हम फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बात करें कि जी यूरोप, जो अभी मौजूदा यूरोप आपको नजर आता है और जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक रिपल्स क्रिएट किए हैं अक्रॉस द ग्लोब, ये जो लोग थे इनके अपने लाइफ स्टाइल किया थे। आप मेरी क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे कि उनको तो नौकरी नहीं मिल रही थी, वो तो हाँ, स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे आप ही है। बाकी लोगों के बारे में, आइंस्टाइन ने पेटेंट ऑफिस के अंदर काम किया क्लर्क के तौर पर। हम्म। तो ये बेसिकली, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बुरी साइंस की है। अच्छी साइंस ही उस जमाने में हुई है सारी। हाँ, तो जाहिर सी बात है, इसमें इस कोई शक नहीं इसके है। अंदर फाइनेंशियल जो, मैं आपको एडवर्ड टिलर, एक बहुत अहम किरदार है अमेरिका के एटमी प्रोग्राम के अंदर। और एडवर्ड टिलर इनलिको फर्मी और आइंस्टाइन और इन लोगों का बड़ा अच्छा दोस्त था। हंगेरियन था, लेकिन जब दूसरी जंग अजीम से पहले हिटलर के ज़माने में वो चला गया था। वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जी हम हमने जब ये खत लिखा अमेरिकी सदर को कि हम इस तरह, हमारे पास ऐसा आइडिया है कि उसको, उससे बम बनाया जा सकता है, तो उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई अमेरिकी सदर ने, और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ साइंसदानों को बुलाया और मिलिट्री के लोगों को और इंजीनियर्स को बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि आप तो ये आइडियाज हमें दे रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए पैसे कितने चाहिए, क्योंकि ये भी अहम बात है कि आपको गवर्नमेंट इतने पैसे दे सकती है कि नहीं दे सकती। कहते मैंने उस वक्त उनको कहा कि हमें $10,000 चाहिए आपसे। ठीक। कहते ठीक मुझे है। फिर बड़ा लान तान का निशाना भी बनाया बाकी साइंसदानों ने जो मीटिंग में थे कि तुम्हें किसने कहा था कि $10,000 मांगो, ज्यादा मांगते ये मौका था। तो कहते कि हाँ मैंने उनको ये कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस हवाले से ऑलरेडी रिसर्च चल रही है, जी। हम उस रिसर्च को एडवांस करेंगे, और जब हमें मुस्बत मजीद नताइज आना शुरू होंगे तो फिर हम इसको बर्कले मेगा स्केल के ऊपर ले जा सकते हैं। तो ठीक है। ये सर, मैं ये स्टोरी बताने का यानी आप ये मकसद ये कहना है कि चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल फाइनेंस इज कोई नॉट। इतना मेजर इशू नहीं है, मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंस की बात करेंगे ना। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फाइनेंस की बात तो फिर बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए। अच्छा, डेफिनेटली, ये, मतलब जी, आप आइडियाज के साथ आएंगे, आप जो रिसेंटली पेपर गेम पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है इस चीज से निकलेंगे, आप जेन्युइन साइंस करेंगे, आप नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आप जो है इस हाथ में मुझे पैसे देंगे और कल मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे दूं। ये इस ठीक तरह है। मुश्किल अच्छा, है। चलें, ये आपने कह दिया कि एटलीस्ट टॉक ऑफ द टाउन तो है अभी। इसमें मजहबी तबका भी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे आप देखें हर बंदा ही कह रहा है, कुछ कह रहा है कि ये वैसे ही उन्होंने कुछ छोटी मोटी डिवाइस दे दी और वहां जाके वो तस्वीरें खींच रही है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो पाकिस्तानी साइंसदानों ने की है। मुझे बताइए, सही, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक क्वांटम मैकेनिक्स का आपके पास एक डीप नॉलेज है,
मुझे बताएं कि सही बात क्या है कि पाकिस्तानी साइंसदानों को इस तरह की मुबारकबाद देनी चाहिए? नौजवान साइंसदान है, मेरी और आपकी उम्र के लोग हैं, कुछ है बात इस हवाले से, आप क्या समझते हैं? देखें आप, ये देखेंगे कि सिचुएशन क्या है जनरली। सिचुएशन जनरली बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी बेटर इन्वायरमेंट होती है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि ठीक वो है। बड़ा करने की तरफ जाना शुरू करें। ठीक। अगर उनको ठीक है। डिस्करेज इस स्टेज के ऊपर किया जाएगा तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये उस एस्पेक्ट से तो ये अच्छा है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन उनको ये भी याद दिला जाए कि ये होली सोली फाइनल अचीवमेंट नहीं है। ठीक कि है। आप जिस तरह पाकिस्तान में लोग सरकारी नौकरी हासिल करके कहते हैं कि जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब जी। हम बस पेंशन तक सुबह जाएंगे, दोपहर को आएंगे और फिर असर के वक्त चाय पियेंगे, सुबह उठ के दोबारा ये तरतीब होगी, रिटायर हो के फिर फुल टाइम चाय पियेंगे, घूमें फिरेंगे और पेंशन लेंगे। तो ये उस तरह की चीज नहीं है। साइंस के अंदर आपको नॉन स्टॉप स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपने छोटा डिवाइस भेज दिया, आपका एम ये होना चाहिए, अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ हमारा अमूमन मुकाबला होता है, अगर आप उनकी तरफ बनना चाहते हैं, उनकी तरह, तो फिर आप इंडिपेंडेंट के लिए रगड़ा खाना पड़ेगा, अच्छी साइंस अच्छा, करनी पड़ेगी, ये एफर्ट करना बताइए है पड़ेगा। क्या डिवाइस, ये जो भेजी है ये क्या चीज़ है? छोटी डिवाइस आप कह रहे हैं, है क्या ये? कुछ बताएं ना, क्या चीज़ है? इसको कैमरा शैमरा है कोई? जी जी, ये क्यूब सेट इसको कहते हैं जनरल जबान में, और पाकिस्तान में जो है इसको आई क्यूब क्यू कहते हैं। क्यू असल में कमर, और ये अरबी जबान जो आपको पता है, कमर शायद चांद को कहते हैं अरबी के हाँ अंदर। जी। तो जी जी। इन्होंने आई क्यूब और डैश का क्यू लगाया है इसके अच्छा, अंदर, नाम के तो आई क्यूब का। बड़े बड़े हमने देखे, इस्लामी फलाही जमहूरी पाकिस्तान, नाम कुछ, मैं कहता हूँ कि कुछ है इसके अंदर जो है वो, चले नाम तो बड़ा इसके कमर अंदर का जो दे दिया। जी जी, इसके अंदर ये जो मिशन गया है ना, इसके अंदर डिफरेंट पेलोड्स इन्होंने भेजे हैं ऊपर, क्योंकि जब कोई मिशन जा रहा होता है तो ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि जैसे हम रोजाना एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। ये चांद के ऊपर जाना होता है और इसके अंदर बहुत बहुत तैयारी इसकी करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर कोई और मुल्क अपने छोटे मोटे डिवाइस भेजना चाहे तो वो भेज सकता है। और इस ठीक है। तरह यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, उन्होंने भी अपने कुछ डिवाइसेस भेजे हैं, फ्रांस ने भी भेजे हैं इसी चैंग 6 के अंदर। तो इसलिए ये पाकिस्तान का जो डिवाइस है ये मेरे ख्याल में तस्वीरें लेगा, और इस ये बात उधर ही कनेक्ट हो रही है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि बेसिकली वाटर के लिए रिसर्च हो रही है। तो ये ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट है इसके अंदर। इस स्टेज के ऊपर कोई वो डिवीजन नहीं है कि जी कौन लीड करेगा और कौन फिर उधर कंट्रोल संभालेगा, क्योंकि आपको पता है आउटर स्पेस ट्रीटी भी साइन हुई है मुल्कों के बीच। क्योंकि ठीक अब है। बाहर के ऊपर खला के अंदर रूल्स क्या होंगे इंटरनेशनल, तो ठीक कुछ है। एस्टेब्लिश ठीक है। रूल्स हैं जो कि एस्टेब्लिश हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अभी डिफाइन होने हैं। ठीक है। तो अभी ये कलेक्टिव एफर्ट है, तो मतलब आप समझ लें कि अमेरिका चाइना सारे इसके अंदर इकट्ठे काम ये जो कर रहे हैं ताकि कम से इक्विपमेंट कम ये बना है, कंफर्म कर आई सकें। क्यूब कमर बना है, काहिल साहब ये बताइए, ये पाकिस्तान में बना है पार्कों में, या ये बनाए भी चाइना में बैठ के कहीं पे है साइंसदानों ने? ये आई थिंक कलेक्टिव काम है शंघाई यूनिवर्सिटी का जो चाइना की है, कुछ लोग कहते हैं शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी है, और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है और स्पार्को है। आई डोंट नो कि जी जी। स्पार्को का इसके अंदर कितना रोल है, ठीक है। लेकिन प्रोफेसर थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के और उन्होंने जॉइंटली उसके साथ काम किया। तो आप आई डोंट नो कि ये उन्होंने इंडिपेंडेंटली, तो आई डोंट नो कि किया है कि नहीं किया इसके बारे में, तो वही लोग जो इसके अंदर कोर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे वो हो सकते। लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि चांद जब ये मिशन भेज रहा था तो आई थिंक एशिया पैसिफिक का भी, एशियन कंट्रीज का आपस में कोई स्पेस के हवाले से कोई एक फोरम है जॉइंट, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि आप हमें प्रपोजल सबमिट करें ठीक कि है। कौन इस प्रोजेक्ट को विन करेगा। तो फिर आई थिंक जो डिफरेंट एशियन कंट्रीज थे उन्होंने प्रपोजल सबमिट किए थे, और आईएसटी और स्पार्को ने वो प्रपोजल जीत लिया था, और फिर उन्होंने जॉइंटली ये बनाया है उनके साथ। अच्छा, ये यानी ये बात मैं आपसे जो समझी है, मैं इस पे मैं कहता हूँ शाबाशी की मुस्तहिक है कि एक कंपटीशन था, उसमें स्पार्को जी ने एक प्रपोजल को विन किया जिस बेस पे उन्होंने इसको डिजाइन किया है। चलें, ये एक जी जी अचीवमेंट नजर बिल्कुल आती है सारे केस में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी ऐसा नहीं ठीक है है। कि ये मतलब सिर्फ चाइना ने उनको दिया, ये एशिया का जो फोरम जिसका मैंने जिक्र किया, उस फोरम के लेवल पर जितने कंट्रीज उस फोरम के अंदर हैं, तो उन कंट्रीज वो एलिजिबल थे कि इसके अंदर अपने प्रपोजल दे दें और कहें कि हम इसको बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इस सारे केस में जो भी हम समझे हैं, इसमें पाकिस्तानी साइंसदान इस हवाले से मुबारकबाद के जरूर मुस्तहिक हैं कि एक प्रपोजल को उन्होंने विन किया, उसकी बेस पे उन्होंने इसको वहां भेजा, फिर उसके बाद। जी जी जी, जो मैं असल जी। में जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये हबस के अंदर एक ताज़ा हवा का झोंका है, वो इसके अंदर ये कुछ ठीक है। पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे। लेकिन डेफिनेटली अगर आप फिर हिस्ट्री के अंदर जाएंगे कि 1962 के बाद फिर आपने क्या किया, तो फिर आपको बहुत चीज़ों के लिए वो
एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप को खुद एहतसाबी से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, बात तो वही है ना काहिल साहब के, जाहिर सी बात है आप। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची, तो वहाँ पर ये बात उस दौर में कही जाती थी जब जिस दौर में बीएस कर रहा था कि दाऊद यूनिवर्सिटी के 1970s के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नासा में काम कर रहे हैं। ज़ाहिर अभी तो बूढ़े हो गए होंगे या मर गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस दौर की आप बात करें, यहाँ से हमारी मेन पावर भी वहाँ गई थी और उसने वहाँ जाके अपना किरदार भी अदा किया है। बिल्कुल, आप इससे अंदाजा लगाएं कि उस वक्त टैलेंट किया था। ये जो डॉक्टर तारिक मुस्तफा साहब की मैं बात कर रहा था, जी ये जी। उस वक्त ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि 1956 में लंदन में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, इनकी सिलेक्शन के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम बैठे थे और एक ब्रिटिश कोई प्रोफेसर थे और एक पाकिस्तानी सफीर थे। तो ये तीनों बैठे, इनकी सिलेक्शन हुई थी 1956-57 में। और फिर अच्छा। ये किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में अमेरिका के अंदर नेशनल लैब्स हैं, बहुत सारी नेशनल लैब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करती हैं वर्ल्ड वाइड, और अमेरिका के अंदर भी ये लोगों का ड्रीम होता है कि किसी नेशनल लैब के अंदर रिसर्च करें। तो उस वक्त ठीक डॉक्टर तारिक है। मुस्तफ़ा किसी इंटर्नशिप या किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में गालिबन ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी जो अमेरिका की है उधर वो जी थे। जी। तो फिर जो मैंने जिक्र किया कि अयूब खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम उस वक्त गए थे ऑफिशियल विजिट पे, तो उस वक्त उन्होंने फिर डॉक्टर जो ये मुस्तफ़ा साहब हैं, उनको फिर उन्होंने बुलाया है मीटिंग के अंदर अब्दुल सलाम ने। और वो उनकी स्टोरी ये है कि उन्होंने मुझे रात को कॉल की और मुझे कहा कि सुबह 10 बजे मीटिंग है और आपने पहुंचना है हर सूरत। ठीक है। तो वो फिर पहुंचे हैं, उनकी नासा के साथ मीटिंग हुई है और नासा ने उनको ये प्रपोजल दिया है और फिर उन्होंने उन लोगों को ट्रेन किया है। तो ये बेसिकली अगर उसके ट्रेन, अगर इसी को ये आगे कंटिन्यू कर दे और लोगों को ट्रेन करते, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के साथ जो लोग कोलेबरेट करते हैं तो वो उस चीज़ का बड़ा फायदा उठाते हैं। आप साउथ कोरिया में बैठे हैं, साउथ कोरिया उनका बड़ा अच्छा कोलेबरेटर है। तो जी जी। उनके कोलेबरेशन से जो खुद एहतसाबी का मैंने जिक्र किया वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका के जो बाकी कोलेबरेटर्स हैं उन्होंने अमेरिका से जिस तरह फायदा उठाया है हम वो नहीं उठा सके। हम्म। तो साइंटिफिकली ये बात एक, करें, बाकी आप जो बात कर रहे हैं साइंटिफिकली कर रहे हैं, वैसे बाकी दुनिया जो बात करती है वो माशी एतबार से या फिर जंगी एतबार से कर रही होती है। आप साइंटिफिकली बात कर रहे हैं कि जो मैं फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए था वो हम नहीं उठा सके। बिल्कुल, आप साउथ कोरिया के अंदर देखें, छोटे छोटे चेबोल शुरू हुए थे। मैंने दी कोरिया टाइम्स के अंदर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि साउथ कोरिया ने ठीक है। स्टार्ट कैसे किया था। जी। तो वो जाहिर बात है उन्होंने छोटे छोटे वो शुरू किए थे और उन्होंने शर्त ये रखी थी कि ठीक है बाहर से जो लोग आते हैं इन्वेस्टर्स और साइंटिस्ट, जी। वो हमारे लोगों को ट्रेन करके जाएंगे यहाँ से। और फिर वो ठीक है। ट्रेन हुए और फिर उन्होंने आगे इसको एक चेन रिएक्शन बना के और लोगों को ट्रेन किया है। हाँ। बदकिस्मती से हमारी दो कोलेबोरेशन एक नासा के साथ जो हुई थी 1962 के अराउंड, और ठीक है। स्पार्क उसका एक नतीजा है। और फिर उसके बाद जो दूसरी कोलेबोरेशन अभी सन 2000 के बाद हुई है, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरिडोर प्रोग्राम भी था, जो जॉइंट फंडिंग थी। मैंने खुद एक प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था उस जमाने में। तो ठीक है। उसका भी कोई खातिर था, हम उसके अंदर नहीं कर सके, तो ये बड़ा अच्छा, अनफॉर्चुनेट है। दो बातें जो समझ आई मुझे, मैं आपकी बात से जो समझाऊं कि जो हमारा ये जो अभी IQ कमर गया है, एक तो ये ताज़ा हवा का झोंका है कि कम से कम टॉक ऑफ द टाउन चीज़ बनी है, और यहाँ हमारे यहाँ बूढ़े और जवान, औरतें, बच्चे सब इससे बात करेंगे पाकिस्तान चांद की तरफ कुछ ना कुछ उसने रवाना किया है। लेकिन कोई टेक्निकली भी फायदा होगा कि वहां जाके तस्वीरें भेजेगा, जाहिर है वो एक फजा से दूर से तस्वीरें भेजेगा ना, चांद की दूर से नजर आ रहा है चांद है, लेकिन इसके अलावा जी। कोई पाकिस्तान को यानी टेक्नोलॉजी की इन्हेंसमेंट के हवाले से कोई फायदा होगा? ये क्या इस बारे में आप कहते हैं? देखिए, मैं और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी साइंटिफिक आइडिया को परसू करने के अंदर, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि जी मैंने इस प्लान एंड नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है। तो उसके नतीजे में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टूल्स नए बनाते हैं, बहुत सारा नया नॉलेज जनरेट करते हैं। और कुछ नहीं पता होता कि इन नए जनरेटेड नए नॉलेज के अंदर, इन नए नए एक्सपेरिमेंटल टूल्स के अंदर कोई ऐसा ऐसा कौन सा टूल होगा जो $1 बिलियन का प्रोजेक्ट हो सकता है। और सही। ये ऐसे ही सही। होता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स, या कम से कम जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी, लोग ट्रेन होंगे। तो अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए, अगर इसको इस लेवल के ऊपर भी सीरियस लिया जाए गवर्नमेंट लेवल पर, क्योंकि लोग अगर इंडिविजुअली करे भी लेकिन रिसोर्सेज ना हो, क्योंकि किसी स्टेज के ऊपर आपने जाके इसको, इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाना है। चले, तो उस ये कॉन्टेक्स्ट में बात फिर तो ये बात तो समझ आ गई कि कोई बंदा अगर चंद्रयान 3 के साथ कंपेरिजन कर रहा है तो वो बात लॉजिक नहीं बनती। इस पे हमारे जी जी पाकिस्तानी को क्लियर होना चाहिए। दूसरी जी बात ये है कि खुश होना चाहिए, कम से कम कोई काम शुरू हुआ है। लेकिन ये जी बहुत स्टार्टअप है और समझें कि हम 0 पे नहीं, अभी कम से कम 1 पे खड़े हैं, हमें 100 तक जाना है। दूसरी बात जी तो ये होगी। तीसरी बात ये होगी कि यानी साइंटिफिक इन्वायरमेंट को फ़रोग देना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माशरे में
अब बच्चों को एक मौका मिल जाएगा, नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो अपने आप को कम से कम दुनिया की सफ़ों में खड़ा होना पाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें तो अपनी जगह होगी, चलें ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट की है और किसी हद तक हम आगे बढ़े हैं। ये बताएं कि दुनिया में जो इसके बाद जो कल्चर आएगा, वार का कल्चर आएगा या जो सुप्रीमेसी का कल्चर आएगा, जो अपने आप को ताकत के बलबूते पे ऊपर लेके आने, उसमें ये जो जंगे हैं ना, जो जंगे ना कहें इसे, ये जो नई नई दरियाफ्तें हैं, खला में जाना, चांद में जाना, मरीख में जाना, इनका किसी हद तक असर होगा या अभी फिलहाल इसकी तरफ परेशानी की जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल में जंगों का अभी तो नहीं है, दुनिया की बहुत बदल गई है अभी। मतलब जंगे जो है वो इस तरह से नहीं लड़ी जाती जिस तरह पहले एटम बम गिराए जाते थे। अभी तो मेरे ख्याल में मईशत की जंगे होती हैं। अगर किसी को किसी की चाबी कसनी हो, किसी को टाइट करना हो, तो उनकी मुआशी डोरे जो है उनके ऊपर खींच दें, तो फिर खुद ब खुद ठीक है। जो है लोग बात मानना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनली अब यही हो रहा है। जी जी। और असल में जो जंग जो चीज़ चल रही है, चाइना जब अपने मिशन को भेज रहा है उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है कि हमारा जो एक मेन पर्पस है वो है ह्यूम 3 की सर्च है, कि अगर वहां से हम कर सके। ठीक है। तो आप इससे अंदाजा, ये तो अभी बहुत दूर की बातें हैं कि कैसे, शायद करीब जमाने में भी हो जाए, हमें नहीं पता, क्योंकि साइंस के अंदर ये चीज़ प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है। ठीक क्योंकि है। आजकल आजकल एडवांसमेंट भी बहुत एक्सपोनेंशियली हो रही है। ठीक है। अ, ठीक। लेकिन जाहिर बात है कि जब आप अपने दूसरे सियारों के ऊपर जाएंगे, तो उधर अभी जो आउटर स्पेस ट्रीटी जो साइन हुई है मुल्कों के अंदर, उसके अंदर तीन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट है कि उसके हवाले से ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली चीज़ कि वहाँ पर कोई अपना असलहा स्टोर नहीं कर सकता। अगर कोई सक्सेसफुली ठीक है। मरीख पे चला गया या फिर चांद पे चला गया तो उसको अपना स्टोरेज जगह नहीं बना सकता। अच्छा, ये एक दूसरी, क्वाइद ज़ाबत की बात कर रहे हैं ना? जी जी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी मौजूद है जिसको आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। ठीक। जी जी, तो वो इन ममालिक के बीच है। जाहिर सी बात है, जो ममालिक इस रेस के अंदर है तो उनके बीच ही है, और हमें इसलिए नहीं पता कि हम इस रेस के अंदर फिलहाल नहीं है। हाँ, रेस के तो अंदर ही फिलहाल नहीं है जी। तो उसके अंदर पहली बात यह है कि वहां पर कोई न्यूक्लियर वेपन स्टोर नहीं किए जा सकते, और वहां पर कोई जनरली कोई अपने अड्डे नहीं बना सकता, फौजी ठीक अड्डे नहीं बना है। सकता अगर कोई वहां पर पहुंच ठीक। भी गया। तो इसलिए ठीक कोई है। वहां पर चांद के ऊपर अगर अमेरिका भी पहले पहुंच जाए तो वो किसी लैंड को ओन नहीं कर सकता कि जी ये 10 मरले की जमीन मेरी है या ठीक है। 50 कनाल का एरिया मेरा है और बाकी चाइना का है। तो ठीक हर है। पाकिस्तान को इतना इख्तियार है, उतना अमेरिका को, इतना चाइना को है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके अंदर जो चीज़ों को खुदाई का अमल है, रिसोर्सेज, उसके ऊपर कोई ट्रीटी नहीं है। तो इसलिए जो पहले चला गया, जिसने पहले खुदाई की, जिसने पहले एक्सट्रैक्शन की मिनरल्स की, ठीक वो है। जाहिर बात है लीड करेगा। वो उसको ऑन करेगा या जितना मिल गया लेके आ जाएगा? ले जाहिर बात है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप मुझसे पहले चले जाते हैं, आप खुदाई कर लेते हैं, और आपके पास स्मार्ट आइडिया है कि आप उधर से चीज़ें करके ज़मीन के ऊपर भी सक्सेसफुली ला सकें, तो जाहिर बात है फिर उसके अंदर तो कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि उसके हवाले से कोई ट्रीटी नहीं है, या फिर अगर फ्यूचर में साइन होती है अच्छा, तो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी, आपने बताई कि यानी आप ये कह रहे हैं कि जितना लेके आगे ले आगे, लेकिन बहरहाल जमीन की मलकियत का दावा कोई भी नहीं कर सकता। वहां पर लैंड की मलकियत का दावा नहीं कर सकता, वहां पर कोई फौजी अड्डा नहीं बना सकता, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर कहीं पर फौजी अड्डा किसी का बनता है तो कंट्रोल जी। ऑलमोस्ट उधर सारा इंटेलिजेंस नेटवर्क और वो जो सारी स्टोरीज हैं, ठीक है। ठीक है। क्या कनेक्टेड लगता है आइडियाज हैं। आपको? चलें, पाकिस्तान का तो एक इनिशियल स्टेप समझ में आ गई, सारी कहानी समझ में आ गई, जो आज हमारा सेशन था उसमें सारी कहानी खुल के वाजे हो गई है। अभी मेरा जी ख्याल है कि जो हमारे सामईन है, जो हमें देख रहे हैं, कम से कम वो इस इशू पे जब लिखेंगे, बात करेंगे, तो वो सारे सिनेरियो को सामने रख के बात करेंगे। लास्ट सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल इस सेशन को कंक्लूड करने की तरफ हम जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो सारे अहदाफ हैं, ये इस सदी में पूरे हो जाएंगे या फिर इसमें कई सदियां लगेंगी? इस हवाले से दो चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेसिक साइंस है। ठीक है। कि जब बेसिक साइंस समझ में आ जाती है और उसकी चीज़ें क्लियर होती हैं, जितनी चीज़ें हमने बातें की, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इसके हवाले से बड़ी स्टेब्लिश लॉज हैं, और वो लॉज ऐसे हैं कि उसको आप कहीं पर भी इम्प्लीमेंट करके फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आल्दो कि उसके अंदर कुछ की लिमिटेशंस हैं कि उनका डोमेन ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, लेकिन इसके बारे में ए सच प्रिडिक्ट करना। लेकिन जो एडवांसमेंट हो रही है वो तो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। आपके सामने है कि साउथ पोल के ऊपर इंडिया ने लैंड करवा दिया है, और वाटर के ऊपर रिसर्च हो रही है, और ये कंफर्म किया जा रहा है कि उधर लाइफ को पॉसिबल बनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये सारे सवाल उसके साथ
मुंसलिक हैं। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि रीसेंट प्लान्स क्या हैं अभी नियर फ्यूचर के अंदर। तो ठीक इसके है। अंदर अमेरिका अभी अपने 3 मिशन भेजने का इरादा रखता है, शायद इस साल या अगले साल। और वो स्टेप वाइज भेजेगा। पहले मिशन के अंदर वो जायजा लेगा, दूसरे के अंदर तस्वीरें लेगा, तीसरे के अंदर एनालिसिस करेगा, चौथे के अंदर वो जाएगा और उधर देखेगा कि आया उधर जो क्रेटर्स हैं वहाँ पर पानी मौजूद है कि नहीं और ह्यूमिडिटी की क्या सिचुएशन है। ठीक है। चाइना जो है वो 2026 में अपना चैंग 6 मिशन भेज रहा है। अभी तो उन्होंने एक भेज दिया है, जिसके अंदर जी। पाकिस्तान ने भी अपना कोई डिवाइस भेजा है साथ में। लेकिन वो अपना अगला मिशन 2026 के अंदर भेजेगा। इसी तरह जापान अपना मिशन भेजेगा और 2026 में नासा जो है अपने बंदे लैंड करवाएगा वहां पर साउथ पोल के ऊपर। अच्छा। तो ये उनका जी, हम्म। तो ये उनका प्लान है। और फिर वो वहां पर कितना स्टे करेंगे और क्या होगा, तो ये चीज़ असल में 2026 के बाद फिर ज्यादा क्लियर होंगी अच्छा कि ताहिर किस साहब, स्पीड के साथ। मैं आपके साथ में एक और सेशन करूंगा, और वो सेशन जो है ना वो चुपते हुए सवालात होंगे। देखें, जी कोई समझ मुझे नहीं आया, साइंटिस्ट मुझे नहीं समझ आ रही ना कि चांद के ऊपर जब बंदे भेजे गए थे उस वक्त, जब आप कह रहे जी हैं कि वाकई ऐसा हुआ था, और वो आज से 50-60 साल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एडवांसमेंट जो आई है, वो तो आपको पता है ना, 2000 के बाद आई है ना कंप्यूटर की ये जो जी जी उससे पहले तो वही पेंटियम 1 और 2 की बात हो रही थी, हमने अपनी जी आंखों से देखा, अपनी एक्सपीरियंस में देखा। तो अब चले चांद पे बंदे लैंड हो गए, लेकिन दोबारा से उसको चांद की उस ग्रेविटी से बाहर भी निकलना है, तो दोबारा कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया जिसने दोबारा से उनको वापस भेजा जमीन के अंदर। लेकिन ये हाँ ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे मैं फिर आपसे ना जरा, आपने साइंटिफिकली प्रूव करना है फिर ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ताकि जी यानी हम अपनी जिंदगी में कम से कम इस क्यूरियोसिटी निकल जाए कि भाई ये झूठ था, सही था, क्या था और क्या नहीं था। बहरहाल, हाँ जी आज हाँ चूंकि सेशन बहुत लंबा हो गया, मैं चाहूंगा कि आप आखिर में इसको कंक्लूड करें। हमारे साथ बड़े जबरदस्त लोग बैठे हैं और उन्होंने सारा सेशन सुना है और बड़े इस पे अच्छे तासुरात के इजहार भी कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त हैं ना अभी जो सेशन में हैं मौजूद हैं, एक तो इस सेशन को शेयर कीजिए, दूसरा आप कमेंट कीजिए। इस कमेंट से क्या होगा कि हमें अंदाजा होगा कि आप हमारे सेशन से महजूज भी हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे चूंकि हम एक प्योर साइंटिफिकल डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो रहा है या आपकी राय में कोई तब्दीली आ रही है, तो उसका इजहार खुल के कीजिए, ताकि हम आगे भी इस तरह के सेशन को कंटिन्यू कर सकें। जी, एक एक सेंटेंस मुझे आपकी कंक्लूजन का चाहिए, जो आज के सेशन का इख्तिताम जहाँ पे हम करेंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, शायद आवाज़ बंद हो गई है। हाँ जी। सॉरी, वो माइक शायद मेरा वो डिसेबल जी। है। जी। जी सही। कंक्लूजन हमने तो बहुत डाइवर्स इसको रखा है, हर एस्पेक्ट को टच किया है। जी। तो कंक्लूजन अगर आप इस सेंस में सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो खुलासा ये है कि ये जो मौका मिला है इसको गनीमत जान के और इसका भरपूर फ़ायदा उठा के और अभी से साइंटिफिक जो थॉट प्रोसेस है और पाकिस्तान के अंदर जो साइंटिफिक थिंकिंग है, इसको फैलाया जाए। और इसका वाहिद ज़रिया ये है कि मेन स्ट्रीम के अंदर उन लोगों को लाया जाए, वो अपनी स्टोरीज बताएं, साइंटिफिक डिबेट्स हो, साइंटिफिक डिस्कशन हो, ताकि लोग इसको भी अहम समझना शुरू करें। जिस तरह वो क्रिकेट वर्ल्ड कप को, T20 वर्ल्ड कप को, या लोग शाहिद अफरीदी को आइडियलाइज तो करते हैं लेकिन उनको इस वक्त नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लीडिंग साइंसदान कौन है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सियासत का हर बंदे को पता है, सियासी पार्टी का हर बंदे को पता है, हर बंदे को ये पता है कि इस वक्त टीम के अंदर 18 रुकनी स्क्वाड के अंदर आयरलैंड कौन गया है और कौन सा खिलाड़ी बाहर हो गया है, कौन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सही। में आया है, कौन सेंट्रल जी। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। तो मैसेज मेन ये है कि इस डिस्कशंस को कंटिन्यू रखना चाहिए और इसको मेन स्ट्रीम के अंदर आना चाहिए, ताकि हम जो प्रोसेस है ये हम जी। अभी शुरू करेंगे तो फिर अगले 30 साल के अंदर हमें इसके कुछ आउटकम्स दिखना शुरू होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर ये बहुत एक मैं कहता हूँ इंफॉर्मेटिव सेशन, इस मौजू पे मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन मैंने नहीं देखा। और आपने जिस तरीके से चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है और वाज़ेह तौर पे बता दिया है, अब मेरा ख्याल है हमारे सेशन के बाद जो साथी इसको सुनेंगे, जो मेल और फीमेल इसको देखेंगे, तो वो एक सही मानों में अपनी राय को कायम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन हर लिहाज से सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद होगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी और मुफीद सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने वक्त दिया। अल्लाह जल्ल शानु आपके इल्म में और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया काजी साहब। जज़ाकल्लाह।